Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sports Science. Today we are going to start the second lecture of the PYQ series of CUET PG Physical Education. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 2022 और 2025 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड हमने उनको सॉल्व किया था। आज हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर, यू आर वाचिंग इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। सो लेट्स बिगिन। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट कर लिया था। आज हम हाइपोथेसिस को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज हाइपोथेसिस। तो मैं अभी आपको ये डेफिनेशन बता देता हूं व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज अ क्लियर टेस्टेबल स्टेटमेंट दैट प्रेडिक्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। It is an educated guess based on theory, observation, or previous studies, which the researchers try to prove or disprove through investigation. क्या होता है हाइपोथेसिस? ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है। आपका कोई स्टेटमेंट है जो आपको लगता है या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको आप टेस्ट करते हैं रिसर्च मेथड के थ्रू। इसी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन भी है। अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव अजम्पशन। ये आपको समझने की जरूरत है। इट इज अ टेंटेटिव अजम्पशन मेड इन ऑर्डर टू ड्रॉ आउट एंड टेस्ट इट्स लॉजिकल और एम्पिरिकल consequences। हाइपोथेसिस आपका एक अजम्पशन है जो आप क्रिएट करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हैं लॉजिकली और एम्पेरिकल कॉन्सिक्वेंसेस को आप जज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स से एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा ये मानना है कि वेट ट्रेनिंग लीड्स टू गेन इन स्ट्रेंथ। ये मेरा मानना है कि वेट ट्रेनिंग करने से स्ट्रेंथ गेन होता है। नाउ दिस इज माय अजम्पशन। इसको मैं टेस्ट करूंगा और प्रूव करूंगा कि क्या ये मेरा अजम्पशन सही है या गलत है। दिस इज व्हाट द हाइपोथेसिस इज। करेक्ट। जब मैं इसको टेस्ट कर लूंगा तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ, वेट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ गेन होता है और मेरा यहाँ पे हाइपोथेसिस सही साबित हो जाएगा। आई होप आपको हाइपोथेसिस समझ में आया होगा। हाइपोथेसिस के कई सारे टाइप्स होते हैं, वो अभी हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें आता है आपका नल हाइपोथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो रिसर्च है वो एक्सेप्ट होगा या फेल होगा वो इस नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। देन कम्स दी रिसर्च हाइपोथेसिस, या हम उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। राइट। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। राइट। ओके, लेट्स हैव अ ब्लैंक स्लाइड। ओके, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से भी डिनोट करते हैं। राइट। ये कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और डिफरेंस। क्या मतलब निकलता है इसका? लेट्स से मेरा यह मानना है कि वेट ट्रेनिंग, अभी फिर से हम सेम एग्जांपल लेते हैं। वेट ट्रेनिंग लीड्स टू गेन इन स्ट्रेंथ। मेरा यह मानना है कि वेट ट्रेनिंग करने से स्ट्रेंथ गेन होता है। राइट। लेकिन मैं इसको टेस्ट नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। करेक्ट। और हम इसको टेस्ट नहीं करते हैं, हम टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। तो इसका हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो कैसा होता है? वो कुछ इस तरीके से दिखता है। वेट ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग डज नॉट लीड्स टू गेन इन स्ट्रेंथ। करेक्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरा रिसर्च एक्सेप्ट हो, जो कि ऑब्वियसली मैं चाहूंगा ही कि मेरा रिसर्च एक्सेप्ट हो, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। अगर मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। राइट। जैसे कि
आप सभी को पता है वेट ट्रेनिंग करने से स्ट्रेंथ गेन होता है। आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये नॉलेज आपको नहीं है, राइट? ओके, तो मेरा नल हाइपोथेसिस इसका होगा वेट ट्रेनिंग डज नॉट लीड्स टू गेन इन स्ट्रेंथ, और मैं कोशिश करूंगा अपने इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की। अगर मेरा ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, दैट इज वेट ट्रेनिंग डज नॉट लीड टू गेन इन स्ट्रेंथ, वेट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ गेन नहीं होता है, अगर मैं इस चीज को रिजेक्ट कर देता हूं तो मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। करेक्ट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मेरा यह मानना है कि शुगर कंजम्पशन से वेट इंक्रीज होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस। शुगर कंजम्पशन लीड्स टू वेट गेन, वेट गेन, ये है मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेकिन मैं रिसर्च इसके ऊपर नहीं करूंगा, मैं बनाऊंगा इसका नल हाइपोथेसिस, और इसका नल हाइपोथेसिस होगा शुगर कंजम्पशन, शुगर कंजम्पशन डज नॉट लीड्स टू वेट गेन, राइट? मेरा ऑल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? मेरा अजम्पशन है ये कि शुगर कंजम्पशन से वेट गेन होता है, लेकिन मैं इसके ऊपर रिसर्च नहीं करूंगा, मैं इसका नल हाइपोथेसिस बनाऊंगा और मैं ये लिखूंगा शुगर कंजम्पशन डज नॉट लीड टू वेट गेन, और मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूं। नल हाइपोथेसिस इज इंटेंडेड टू बी रिजेक्टेड। अगर मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूं, विच मीन्स मेरा जो अजम्पशन है वो सही साबित होता है। आया आपको बात समझ में? तो मैंने आपको नल हाइपोथेसिस डिटेल में बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी मैंने आपको बता दिया है। स्टेट्स दैट अ रिलेशनशिप और डिफरेंस डज एग्जिस्ट। आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है कि जो रिलेशनशिप जो आप अज्यूम कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपका नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई भी रिलेशनशिप या डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? ओके, अब आता है हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये क्या होता है? प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। क्या मतलब निकलता है इसका? लेट्स से हम इस शुगर कंजम्पशन के एग्जांपल को फिर से हम लेते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलता है कि रिलेशनशिप तो है लेकिन डायरेक्शन भी है, जैसे कि शुगर कंजम्पशन से वेट गेन होता है, विच मीन्स यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया है कि अगर आप शुगर कंज्यूम करेंगे तो वेट गेन होगा, राइट? या फिर मैं आपको ये बता दूं कि एरोबिक एक्सरसाइज, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, जस्ट ए सेकेंड। ओके, एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज हेल्प्स इन वेट लूजिंग, वेट लॉस। एरोबिक एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है। मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन बता दिया है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नाउ अब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है? जिसमें आप डायरेक्शन नहीं बताते, जिसमें आप डज नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन। आप रिलेशनशिप तो बता देते हैं, यस द रिलेशनशिप एग्जिस्ट, बट आप उसमें डायरेक्शन नहीं बताते। जैसे कि मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे, एरोबिक एक्सरसाइज इफेक्ट्स या अफेक्ट, आई एम सॉरी, दिस इज अफेक्ट, अफेक्ट्स वेट। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपके वेट में फर्क आएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है ये कि वेट गेन होगा या वेट लूज होगा। दिस इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। करेक्ट? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आपको बताता है कि वेट गेन होगा या लूज होगा, जैसे ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, एरोबिक एक्सरसाइज हेल्प्स इन वेट लॉस। दिस इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसमें आपको डायरेक्शन बता दिया है।
लेकिन नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में ये आपको डायरेक्शन बता ही नहीं रहा है, ये सिर्फ आपको रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है सिर्फ इतना बता रहा है। एरोबिक एक्सरसाइज अफेक्ट्स वेट, वो बढ़ रहा है या घट रहा है ये वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। हम ये शुगर के केस में भी एक बार देख लेते हैं। शुगर कंजम्पशन लीड्स टू वेट गेन, शुगर कंजम्पशन से वेट गेन होता है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन जब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो सिर्फ इतना बताएगा शुगर कंजम्पशन अफेक्ट्स द वेट, राइट। या हम एक और एग्जांपल लेते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अफेक्ट्स, आई एम सॉरी, वेट वेट ट्रेनिंग अफेक्ट्स स्ट्रेंथ, ये हुआ आपका नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। क्या हुआ? वेट ट्रेनिंग अफेक्ट स्ट्रेंथ, दिस इज योर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। बट अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, वेट ट्रेनिंग ट्रेनिंग इंप्रूव्स स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर चुका हूं कि वेट ट्रेनिंग करने से स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, सो दिस इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये जो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ही पार्ट है, करेक्ट। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, करेक्ट। आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं सिंपल हाइपोथेसिस और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस के बारे में। व्हाट इज सिंपल हाइपोथेसिस? इन्वॉल्व्स वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मतलब निकलता है इसका? हम फिर से सेम एग्जांपल को स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग इंप्रूव्स स्ट्रेंथ। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि वेट ट्रेनिंग है यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, और स्ट्रेंथ है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेट ट्रेनिंग का इफेक्ट नजर आ रहा है, करेक्ट। ओके, सिंपल हाइपोथेसिस में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। वेट ट्रेनिंग हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्ट्रेंथ हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। दिस इज द सिंपल हाइपोथेसिस। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होता है इन्वॉल्व्स मोर देन टू वेरिएबल्स। कैसे? अभी हम इसी एग्जांपल को और मॉडिफाई करते हैं। वेट ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग एंड बैलेंस्ड डाइट बैलेंस्ड डाइट improves स्ट्रेंथ। तो यहां पे आपको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहे हैं। ये वेट ट्रेनिंग, दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बैलेंस डाइट सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे टोटल तीन वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, करेक्ट। आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम समझते हैं एरर इन रिसर्च। जब हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो एरर होने के चांसेस होते हैं, उसी को हम स्टडी करने वाले हैं। इन रिसर्च एन एरर मींस एनी डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू और एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट ड्यू टू मिस्टेक इन मेजरमेंट, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस। अगर आप इन सब चीजों में कोई गलती करते हैं, ट्रू वैल्यू एक्यूरेसी, रिजल्ट ड्यू टू मिस्टेक इन मेजरमेंट, अगर आप मेजरमेंट में गलती करते हैं, सैम्पलिंग में गलती करते हैं, या डेटा कलेक्शन में अगर आप गलती करते हैं, तो दिस विल लीड टू एन एरर इन द रिसर्च, करेक्ट। और इस एरर के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, वो अब अभी हम स्टडी करने वाले हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला होता है आपका टाइप 1 एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, प्लीज आप बहुत अटेंटिव रहिए, क्योंकि यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है आपके सीयूटी एंड इवन इन दी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके, व्हाट इज टाइप 1 एरर? दिस इज ऑल्सो नोन एज दी अल्फा एरर, और इसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। होता क्या है, अभी हम ये समझते हैं। टाइप 1 एरर ऑकर्स व्हेन रिसर्चर रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस इवन दो इट इज ट्रू। अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है
और उसके बाद भी अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज द टाइप 1 एरर, सेइंग देयर इज एन इफेक्ट व्हेन एक्चुअली देयर इज नो इफेक्ट। इसको हम अल्फा भी बोलते हैं। ये अभी आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज। लेट्स से मैंने एक कैप्सूल बनाया है, दिस इज द कैप्सूल, राइट। मैंने रिसर्च किया, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद मैंने एक कैप्सूल बनाया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कैप्सूल कोल्ड को ठीक कर देता है। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या हुआ? दिस कैप्सूल क्योर्स कोल्ड। अगर आप इस कैप्सूल को खाते हैं तो आपका जो कोल्ड है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक्चुअल में इस कैप्सूल में मैंने कुछ गलती कर दी है। अब ध्यान से सुने, इस कैप्सूल को बनाने में मैंने कुछ गलती कर दी है, और एक कैप्सूल कोल्ड को ठीक नहीं करता है, राइट। ओके, दिस इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट। दिस इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस? कैप्सूल कैप्सूल डजंट डज नॉट क्योर। ये है मेरा नल हाइपोथेसिस। मैंने आपको बताया था कि नल हाइपोथेसिस आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका अपोजिट होता है, और हम इसी को टेस्ट करते हैं, राइट। हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, हम अपने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। कैप्सूल डज नॉट क्योर कोल्ड, ये हुआ मेरा नल हाइपोथेसिस। क्या मेरा कैप्सूल कोल्ड को क्योर करता है? मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कैप्सूल को बनाने में एक मिस्टेक कर दी है, इस वजह से ये कैप्सूल कोल्ड को क्योर नहीं करता। तो इस केस में हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। लेकिन अगर आप इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही हो जाता है, और हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बोल रहा है कि कैप्सूल क्योर कोल्ड। इस कैप्सूल से आपका जो कोल्ड है वो क्योर हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये कैप्सूल आपके कोल्ड को क्योर नहीं कर रहा है। और अगर ये एरर हो गया, अगर ये एरर को अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं और ये रिसर्च अगर ये एक्सेप्ट हो गया, तो आप गलत कैप्सूल को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंड दिस इज वेरी 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 डेंजरस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज को। मैंने कैप्सूल कैप्सूल बनाया है, और मेरा ये मानना है इस कैप्सूल से आपकी सर्दी ठीक हो जाती है, राइट। तो मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हुआ कैप्सूल क्योर्स कोल्ड। लेकिन एक्चुअल में ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में ये कैप्सूल क्योर नहीं करता कोल्ड को। तो मेरा नल हाइपोथेसिस होगा कैप्सूल डज नॉट क्योर कोल्ड, जो कि ट्रू है, ये सच में क्योर नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो आपका ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, विच स्टेट्स दैट कैप्सूल क्योर्स कोल्ड, और आप सोसाइटी में गलत कैप्सूल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज वेरी 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 हार्मफुल, right? So this is the type 1 error, which states that type 1 error occurs when researcher rejects null hypothesis even though it is true. मेरा null hypothesis यहाँ पे true था, लेकिन मैंने उसे reject कर दिया, right? Okay, now let's talk about the type 2 error. क्या कहता है type 2 error? इसको हम बीटा एरर भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव, करेक्ट। Type 2 error occurs when researcher accepts or fails to reject the null hypothesis even though it is false। क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपका null hypothesis, आपका H नॉट false है, फिर भी आप इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज टाइप 2 एरर। कैसे होता है ये हम अभी इसको फिर से एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। फिर से हम एक कैप्सूल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मैंने फिर से रिसर्च किया और मैंने एक कैप्सूल बनाई, और मेरा फिर से ऑल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस है दिस कैप्सूल क्योर्स कोल्ड। इस कैप्सूल को खाने से आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी, आपका कोल्ड क्योर हो जाएगा।
और इस बार मैंने सच में कैप्सूल सही बनाया है। ये कैप्सूल सच में क्योर करती है कोल्ड को, राइट? ओके, तो मेरा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है, मैंने आपको बताया है। तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा यहाँ पे? कैप्सूल डज नॉट क्योर कोल्ड, राइट? कैप्सूल डज नॉट क्योर कोल्ड, बट एक्चुअल में ये कैप्सूल सच में कोल्ड को क्योर करती है, राइट? मैंने इस बार कैप्सूल सही बनाया है। कैप्सूल डज नॉट क्योर कोल्ड, ये हमारा हुआ नल हाइपोथेसिस। अब क्योंकि ये क्योर करती है कोल्ड को, तो मेरा नल हाइपोथेसिस हो गया फॉल्स, करेक्ट? अब ये नल हाइपोथेसिस मेरा फॉल्स हो गया। और अगर आप इसको रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, अगर आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही, और आपका रिसर्च एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट? लेकिन यहाँ पे आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, और अगर आप इसको रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका अजम्पशन गलत साबित हो जाएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे जो आपका कैप्सूल जो एक्चुअल में सही था, वो गलत साबित हो जाता है। इस वजह से आप सोसाइटी में सही कैप्सूल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, राइट? लेकिन क्या इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान है? नहीं। आप किसी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप बस सही चीज़ को प्रमोट होने से रोक रहे हैं। दैट इज़ नॉट दैट डेंजरस, करेक्ट? ओके? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ इन शॉर्ट में। मैंने एक कैप्सूल डिज़ाइन किया है, और ये कैप्सूल, मेरा दावा है कि ये कैप्सूल कोल्ड को क्योर करती है, राइट? और ये एक्चुअल में कैप्सूल कोल्ड को क्योर करती है, एक्चुअली ये क्योर करती है। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट, कैप्सूल डज नॉट क्योर कोल्ड। ये है मेरा फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये कैप्सूल सच में कोल्ड को क्योर करती है। तो दिस नीडेड टू बी रिजेक्टेड, लेकिन आप इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये कैप्सूल कोल्ड को क्योर नहीं करती है, बट ये एक्चुअली करती है। तो इससे क्या हुआ? जो सही कैप्सूल है वो रिजेक्ट हो गया, और सोसाइटी में सही कैप्सूल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, राइट? सो दिस इज टाइप 2 एरर। आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को, राइट? ओके, now let's move to the question. This question was asked in CUET PG 2024. Pause the video and solve the question. Okay, I hope आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. Now let's solve this question. Null hypothesis. क्या होता है null hypothesis? मैंने आपको बताया था, ये एक नेगेटिव हाइपोथेसिस होता है, और रिसर्चर इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, राइट? ओके, अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं. The hypothesis that are proposed with the intent of receiving a rejection for them. यही होता है नल हाइपोथेसिस का डेफिनेशन। तो ए का हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है जिसमें A1 मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है? द हाइपोथेसिस दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और द डिफरेंस बिटवीन मीन्स। यही डेफिनेशन होता है हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। क्या होता है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? जो रिलेशनशिप को बताता है दैट द रिलेशनशिप डज एग्जिस्ट, और नल हाइपोथेसिस बताता है द रिलेशनशिप और डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? तो हमारा बी का हो जाएगा 2। बी का 2, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, दिस वी हैव टू एलिमिनेट। ओके, देन कम्स द टाइप 1 एरर। क्या कहता है टाइप 1 एरर? इफ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स, नो। If hypothesis is rejected when it is actually true. Okay, this is type 1 error. Type 1 error क्या होता है? If hypothesis is rejected when it is true. जब हमारा null hypothesis true होता है और उसके बाद भी आप उसको reject कर देते हैं, that is type 1 error. Now we are left with only one option. Type 2 error. If hypothesis is accepted when it is actually false. टाइप 2 एरर में क्या होता है? हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो फॉल्स होता है, राइट? सो सी का हो जाएगा 4, C4, दिस इज द राइट ऑप्शन, C4D3। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम समझते हैं सैम्पलिंग इन रिसर्च के बारे में। क्या होता है सैम्पलिंग इन रिसर्च? सैम्पलिंग इज अ टेक्निक ऑफ चूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। इसको हम
साफ शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है दैट आई वांट टू स्टडी अबाउट द मसल फाइबर ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन ऑल्टीट्यूड। जैसे कि मेरे मुझे जानना है कि ऑल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं, जैसे कि जे-एन-के, हिमाचल, मुझे लगता है कि इनके बॉडी में टाइप 1 मसल फाइबर ज़्यादा होता है। टाइप 1 मसल फाइबर। अब ये सही है या गलत, इसको टेस्ट करने के लिए मुझे सैंपल की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर या हिमाचल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर मैं टेस्ट परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, राइट? वहाँ की पॉपुलेशन ही करोड़ों में होगी। तो क्या मैं उन करोड़ों लोगों के ऊपर क्या मैं टेस्ट परफ़ॉर्म कर सकता हूँ? क्या मैं उनके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ? ऑफ़ कोर्स नॉट, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं इन जगहों पर जाके वहाँ के लोगों को एज़ अ सैंपल कलेक्ट करूँगा और उनके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा। दिस इज़ व्हाट सैंपलिंग इज़, राइट? नाउ जब मैं सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि द सैंपल इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। लेट्स से दिस इज़ द पॉपुलेशन, राइट? और इस पॉपुलेशन में से ज़रूरी नहीं है कि मैं सभी को लूँ, राइट? या इस पॉपुलेशन में जैसे कि 100 पीपल्स रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इन 100 लोगों में से ही मैं सैंपल्स कलेक्ट करूँ। हो सकता है इनमें से कुछ लोग एज्ड हों, जिनकी एज 80 प्लस हो, तो इनके ऊपर तो मैं रिसर्च ऑब्वियसली नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लोगों को अलग हटा दूँगा जिनकी एज 80 प्लस है, राइट? या मैं ऐसे लोगों को हटा दूँगा जो अनफिट है, मैं उनको भी सैंपल में इंक्लूड नहीं करूँगा। अराउंड मेरे पास बच जाएँगे 80 80 पीपल्स और इन 80 पीपल्स में से मैं कुछ 20 या 40 लोगों को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट? जैसे कि 100% पॉपुलेशन है, तो उसमें से मैं सिर्फ 80% लोगों को ही टारगेट पॉपुलेशन रखूँगा। दिस इज़ नोन एज़ टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन वो होता है, जहाँ से आप सैंपल ड्रॉ करते हैं। आप ये 100% लोगों में से सैंपल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। आप 100% लोगों में से आप कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। Then you are left with 80% of the population and this is known as the target population। और इस टारगेट पॉपुलेशन में से आप 20% या 40% लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप रिसर्च या टेस्ट परफॉर्म करेंगे, राइट? नाउ द थिंग इज द सैंपल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सैंपल में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका रिसर्च रिलायबल होगा, राइट? जैसे कि आपके पॉपुलेशन में कई सारे कई तरह के लोग हैं। कुछ एथलीट्स हैं, कुछ जिम करते हैं या फिर कुछ फुटबॉलर्स हैं, कुछ बास्केटबॉलर्स हैं, कुछ सिर्फ स्टडी करते हैं, कुछ जॉब में बिज़ी होते हैं, कुछ कुछ भी नहीं करते। तो आप जो सैंपल करेंगे उसमें ये सारे टाइप के लोग मौजूद होने चाहिए, राइट? Then it is called the true representative of the population. Then your sample will be considered as a true representative of the population. I hope आपको समझ में आया होगा what is sampling in the research। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैंपल्स और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी पीजी में और इवन इन दी नेट एग्जामिनेशन आल्सो। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? अभी हम समझते हैं। अ रिसर्च टेक्निक वेयर एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज नोन नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड टिपिकली थ्रू रैंडम सिलेक्शन। क्या होता है? जैसे कि मेरे पास 100 बच्चे हैं, लेट्स से मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मेरे को इनके ऊपर कुछ रिसर्च करनी है। लेट्स से मुझे इनके मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में जानना है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, करेक्ट? अब मैं रैंडमली 5 बच्चों को सेलेक्ट करूँगा, रैंडमली। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया? मैंने रैंडमली 5 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड रैंडम सिलेक्शन, राइट? इसमें सभी के सिलेक्शन होने के चांसेस थे। क्या मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता था? दिस गाय। मैं इसे भी सेलेक्ट कर सकता था, मैं इसे भी सेलेक्ट कर सकता था, इसे भी और इसे भी, लेकिन मैंने सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन सिलेक्शन के चांसेस इनके भी थे, राइट?
So what is probability sampling? Each and every element of the population have equal chances of being selected. राइट सभी के पास इक्वल चांसेस है सिलेक्ट होने के. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. राइट मैं अभी आपको यहाँ पे एक ब्रीफ में डेफिनेशन बता देता हूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का. उसमें क्या होता है, जैसे कि अब अगर मुझे सिलेक्ट करना है, अब मुझे रिसर्च करना है मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स, मेरे को इनके ऊपर रिसर्च करनी है. मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर. राइट और मेरे पास यही 10 बच्चे हैं. अब जाहिर सी बात है, इनमें से मैं उन बच्चों को तो सिलेक्ट करूंगा नहीं जो बास्केटबॉल प्लेयर नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरा रिसर्च ही बास्केटबॉल प्लेयर्स के ऊपर है. राइट लेट्स से ये जो सर्कल्स मैंने जिनके ऊपर बनाया है, दिस ऑल आर बास्केटबॉल प्लेयर्स. तो मैं इन्हीं में से सैंपल को ड्रॉ करूंगा. और जो नॉन सर्कल्ड एलिमेंट्स है ये बास्केटबॉल प्लेयर नहीं है. तो क्या इनके सिलेक्शन की चांसेस है? बिल्कुल भी नहीं. इनके सिलेक्ट होने के जीरो चांसेस है. राइट तो क्या इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड है? बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल प्लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा. राइट सो दिस इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. राइट ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड और अभी हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. करेक्ट ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो हमारा पहला टाइप आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? मैंने अभी आपको जो बताया, दिस इज व्हाट द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज. रैंडमली हम बच्चों को सिलेक्ट कर ले रहे हैं. जैसे कि these are 10 students 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मैंने रैंडमली 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया इन 10 बच्चों में से. दिस इज व्हाट वी कॉल द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. Each every member has an equal chance of being chosen. Drawing names from his hat. जैसे कि बाउल है. कई सारे प्राइमरी स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें एक बाउल होता है और उसमें कई सारे चिट्स होते हैं और उन चिट्स में बच्चों के नाम होते हैं. तो आप रैंडमली किसी एक चिट को उठाते हैं. राइट सो दिस इज व्हाट द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज. ईच एंड एवरी चिट इज हैविंग इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, इक्वल चांस ऑफ बीइंग picked up. Right this is what the simple random sampling is. Then comes the systematic random sampling. इसको हम अभी समझते हैं इस डायग्राम से. Systematic random sampling is every ith element is selected from a list after a random start. हम क्या करते हैं, ये मेरे पास 12 बच्चे हैं. राइट और मैं रैंडमली किसी एक बच्चे को सेलेक्ट कर लूंगा और मैंने रैंडमली सेकेंड वाले बच्चे को सिलेक्ट किया है. राइट उसके बाद मैं इक्वल इंटरवल में बच्चों को सिलेक्ट करते जाऊंगा. हर तीसरे बच्चे को मैं सिलेक्ट करूंगा. दिस इज द फर्स्ट किड एंड दिस इज द थर्ड. फर्स्ट सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं थर्ड किड को सिलेक्ट कर रहा हूँ. राइट सेम इंटरवल यहाँ पे भी फॉलो होगा. द फर्स्ट किड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो मैं एट्थ किड को मैं सिलेक्ट कर लिया. देन दिस इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो मैं 11th किड को मैंने सेलेक्ट कर लिया. तो इक्वल इंटरवल्स में मैं बच्चों को सेलेक्ट कर रहा हूँ. राइट सो दिस इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. मैंने क्या किया, मैंने पहले बच्चे को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया. कोई भी पहला बच्चा मैंने उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया. तो रैंडमली हम फर्स्ट बच्चे को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो बाकी के जो सैंपल्स हैं हम उनको इक्वल इंटरवल्स में सेलेक्ट करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे हर तीसरे बच्चे को सिलेक्ट किया है. सो दिस इज व्हाट द सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. एवरी ith एलिमेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट आफ्टर रैंडम स्टार्ट. करेक्ट. आई होप आपको समझ में आया होगा. अभी हम बढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर. व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? The population is divided into subgroups that is known as strata based on shared characteristics and random samples are taken from each. क्या करते हैं हम इसमें? This is the population. This is written over here. ये population है और इस population में कई तरह के लोग प्रेजेंट हैं. अब यहाँ पे मैं लोगों को कलर्स के बेसिस में डिवाइड कर देता हूँ. यहाँ पे ये है पर्पल कलर के लोग, ये है कुछ रेड कलर के लोग और ये है कुछ ग्रे कलर के लोग. राइट तो मैं यहाँ पे इन लोगों के ग्रुप्स बना दूंगा.
तो मैंने बनाया सबसे पहला स्ट्रैटा। स्ट्रैटा मीन्स ग्रुप। इस स्ट्रैटा में मैंने सबसे पहले रेड कलर के लोगों को शामिल कर लिया। इस ग्रुप में सारे रेड कलर के लोग हैं। करेक्ट? ओके। फिर मैंने एक और ग्रुप बनाया, दैट इज स्ट्रैटा 2। इसमें मैंने सारे पर्पल कलर के लोगों को शामिल किया। सारे पर्पल कलर के लोग इस ग्रुप में आ गए। देन कम्स दी स्ट्रैटा 3, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर के लोगों को शामिल किया। राइट? अब 3 ग्रुप्स बन गए हमारे। अब मैं क्या करूंगा, हर ग्रुप्स में से रैंडमली किसी भी पर्सन को सिलेक्ट कर लूंगा। ये है हमारा पर्पल रेड कलर का ग्रुप। इसमें से मैंने 2 बंदों को सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। देन कम्स दी पर्पल कलर का ग्रुप। इसमें से मैंने एक रैंडमली किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया। और फिर ग्रे कलर के लोग हैं, इसमें से मैंने रैंडमली 2 बंदों को सिलेक्ट कर लिया। करेक्ट? इससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो स्ट्रैटा होता है उसमें जो एलिमेंट्स है वो होमोजेनस है। होमोजेनस का मतलब ये है कि एक ग्रुप में एक ही तरीके के लोग हैं। राइट? इस ग्रुप में सारे रेड कलर के लोग हैं, इस ग्रुप में सारे पर्पल कलर के लोग हैं और इस ग्रुप में सारे ग्रे कलर के लोग हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कलर्स में डिवाइड किया है। हम स्ट्रेटा बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस और ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके बेसिस पे हम ग्रुप्स बनाते हैं। लेट्स से मैंने ग्रुप बनाया जिसमें 80 प्लस के पर्सन जितने हैं उनको मैंने एक ग्रुप में रख दिया। तो इस ग्रुप में सारे एक ही जैसे लोग हैं। मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें मैंने कहा कि सिर्फ जिन्होंने पीजी किया हुआ है सिर्फ वो लोग इस ग्रुप में आएंगे। तो इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के लोग हो गए। राइट? और जैसे ही मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए तो रैंडमली मैंने कुछ एलिमेंट्स उनमें से सेलेक्ट किया और मेरा सैंपल बन के रेडी हो गया। राइट? तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ईच ग्रुप इज हैविंग होमोजेनस एलिमेंट्स। करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। करेक्ट? ओके। देन कम्स द क्लस्टर सैंपलिंग। Cluster sampling is quite similar to the stratified sampling, but the major difference is we are going to study it now. Okay. The population is divided into clusters and a subset of cluster is randomly selected for the study. क्या मतलब निकलता है? मेरे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कई सारे लोग हैं। उन लोगों को मैं क्लस्टर्स में डिवाइड कर दूंगा। अब मैं क्लस्टर किस बेसिस पे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे? ज्योग्राफिकल लोकेशन या फिर क्लास के बेसिस पे। लेट्स से मैंने ये मेरे पास पॉपुलेशन है और मैंने कुछ लोगों के क्लस्टर बनाए। एक क्लस्टर मैंने बनाया जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग हैं। एक क्लस्टर बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी के लोग हैं। एक क्लस्टर मैंने बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के लोग हैं। करेक्ट? नाउ ये जो क्लस्टर है, क्या ज़रूरी है इस क्लस्टर में जितने लोग होंगे वो सारे एक ही जैसे लोग होंगे? नहीं, सबके एज डिफरेंस हो सकते हैं, सबके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अलग-अलग हो सकते हैं, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग-अलग हो सकता है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जितने ग्रुप्स होते हैं वो सारे हेटेरोजीनियस होते हैं। करेक्ट? व्हिच मीन्स एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन ईच ग्रुप। राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ क्लस्टर्स बना लूँगा और रैंडमली किसी एक क्लस्टर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और वही क्लस्टर होगा मेरा सैंपल। करेक्ट? जैसे कि मुझे लगता है, मुझे रिसर्च करनी है कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है या फिर जो साउथ में जो लोग रहते हैं नॉट दिस साउथ में जो लोग रहते हैं उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है। राइट? तो मैं क्या करूँगा, ये कुछ ग्रुप्स मैंने बनाए। राइट? इसमें हेटेरोजेनियस जो एक हेटेरोजेनियस ग्रुप है और मैं रैंडमली किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मैंने उड़ीसा को सेलेक्ट कर लिया और उड़ीसा की जो लोग हैं उनके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा कि क्या सच में ऐसा है? राइट?
तो आपको समझना ये है कि क्लस्टर सैंपलिंग में जो क्लस्टर्स होते हैं वो हेटेरोजीनियस होते हैं और जो हमारे स्ट्रेटा है उसमें जो लोग होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, राइट? और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, हर स्ट्रेटा में से कुछ बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्लस्टर ही हम एज अ सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस, राइट? हम अलग-अलग क्लस्टर से लोगों को सिलेक्ट करके उनका सैंपल नहीं बनाते, हम किसी एक क्लस्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं और वही क्लस्टर होता है हमारा सैंपल, करेक्ट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यही मैंने डिफरेंस आपको समझाया है। ये है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। दिस इज द स्ट्रेटा। स्ट्रेटा इज होमोजेनस एंड दिस इज द क्लस्टर सैंपलिंग एंड दिस इज द क्लस्टर एंड ईच क्लस्टर इज डिफरेंट, एलिमेंट्स आर डिफरेंट, करेक्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अ रिसर्च टेक्निक वेयर सैंपल्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट, कन्वीनियंस और नॉन रैंडम क्राइटेरिया रादर देन रैंडम सिलेक्शन। इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके सिलेक्शन के इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे रिसर्च करनी है बास्केटबॉल प्लेयर्स के ऊपर, तो मैं उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करूंगा जो बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं। लेट्स से देयर आर 5 स्टूडेंट्स, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल प्लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा। बाकी जो हैंडबॉल प्लेयर्स है या फुटबॉल प्लेयर्स है या जो कुछ भी नहीं खेलते, मैं उनको सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो क्या उनके सिलेक्शन के चांसेस है? नहीं। इसी को हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बिकॉज ईच एंड एवरी कैंडिडेट और ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर नॉट हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हम सेलेक्ट किस बेसिस पे करते हैं? सब्जेक्टिव जजमेंट, मतलब हम जज करते हैं कि कौन हमारे रिसर्च के लिए कन्वीनियंट होगा। कन्वीनियंस के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं कि किसको सेलेक्ट करने से हमारा रिसर्च बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। नॉन रैंडम क्राइटेरिया, राइट? दिस इज व्हाट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, सबसे पहले आता है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग, selecting participants based on their proximity और ease of availability। इसका मतलब क्या है? proximity मतलब कि जो सैंपल्स है वो आपके कितने पास रहते हैं, कितने अवेलेबल है और कितने आसानी से वो आपको मिल सकते हैं। जैसे कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, लेट्स से दिस इज द यूनिवर्सिटी, और मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ, राइट? अब अगर मुझे कुछ बच्चों पे रिसर्च करना है, चिल्ड्रन पे, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जिन स्कूल के बच्चों को एज ए सैंपल सेलेक्ट करूं, वो स्कूल आसपास ही मेरी यूनिवर्सिटी के हो, राइट? लेट्स से यहाँ पे केपीएस है, यहाँ कहीं डीपीएस है, यहाँ कहीं लोयला है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा स्कूल जो मेरी यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है, मैं यहाँ के बच्चों को सिलेक्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कन्वीनियंट ही नहीं है, इनको ट्रैवलिंग करने में ही आधे से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो बच्चे हैं, जो मैं सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो आस पास ही हो और इजिली मेरे को अवेलेबल हो जाए, राइट? इसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, राइट? अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो दूर भी रह रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को सेलेक्ट करूंगा जो आसानी से ट्रैवल कर ले, जिनके पास व्हीकल या ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कन्वीनियंस, करेक्ट? देन कम्स आर पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग को हम जजमेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं। व्हाट इज पर्पसिव सैंपलिंग? relying on researchers' expertise to choose specific relevant participants। आप सेलेक्ट कर रहे हैं सैंपल्स को अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से या अपने ओपिनियंस के हिसाब से, राइट? जैसे कि मैं कोई रिसर्च को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं ये क्राइटेरिया बनाऊंगा कि सिर्फ जो क्लास के टॉपर्स हैं, सिर्फ वो ही मेरे रिसर्च के सैंपल बनेंगे। ये मैंने क्राइटेरिया बना दिया। या फिर अगर मैं कोई और रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं क्राइटेरिया ये चूज करूंगा कि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट लीडर्स, सिर्फ मैं उन्हीं को चांस दूंगा कि वो मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, राइट? या फिर मैं ये क्राइटेरिया बनाऊंगा, जो किसी सोशल सर्विस में है, मैं सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि एनसीसी या एनएसएस। जो बच्चे एनसीसी या एनएसएस या स्काउट एंड गाइड में सर्विस दे रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करूंगा एज अ सैंपल।
दिस इज व्हाट वी कॉल पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। करेक्ट? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। देन कम्स द स्नोबॉल सैम्पलिंग। व्हाट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग? Existing participants refers new participants, often used for hard to reach groups। अगर आप कोई ऐसे रिसर्च कर रहे हैं जहां पे आपका सैंपल चूज करना, एलिमेंट्स चूज करना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या करते हैं, आप किसी एक सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर उस एक सैंपल के थ्रू आप बाकी सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज मुझे रिसर्च करना है आइस के ऊपर। आइस, कोई रिसर्च मुझे करना है, लेट्स से मैं डॉक्टर हूं और मुझे आइस के ऊपर रिसर्च करना है, और मेरे को उन लोगों के ऊपर रिसर्च करना है जिनकी आइरिस ब्लू कलर की होती है या ब्राउन कलर की होती है। मेरे को उन लोगों के ऊपर स्टडी करना है जिनकी आइस ब्लू कलर की या ब्राउन कलर की होती है। नाउ द थिंग इज, मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस उनकी आइस ब्लैक कलर की होती है। राइट? उनके जो आई बॉल्स हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जिनके आई बॉल्स ब्लू या ब्राउन कलर के होते हैं, और इनको सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक सैंपल को सिलेक्ट करेंगे जिनकी आई कलर ब्राउन है। राइट? अब जो आंखों का जो कलर है वो जेनेटिक होता है। राइट? तो मैं क्या करूंगा, इस सैंपल से पूछूंगा कि आप अपने फैमिली में बताएं कि और किन किन लोगों के आइरिस ब्राउन है। लेट्स से इसका एक भाई होगा, हम उसको ऐसे सैंपल ले लेंगे। इसका कोई कजिन होगा, हम उसको सैंपल में ले लेंगे। ऐसे करके हम किसी एक सैंपल को पकड़ते हैं और उसके बाद हम उसके थ्रू बाकी सैंपल्स को भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। राइट? ये वो एक एग्जांपल, आप और भी एग्जांपल्स रेडी कर सकते हैं। करेक्ट? नाउ देन कम्स दी कोटा सैंपलिंग। क्या होता है कोटा सैंपलिंग? सेटिंग टारगेट्स फॉर स्पेसिफिक डेमोग्राफिक टू इंश्योर दोस ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड इन दी सैंपल। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिजर्वेशन। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप जब देने जाते हैं, तो आपको ये पता होता है कि एक रिजर्वेशन होता है, जिसमें पहले से आइडेंटिफाइड होता है कि किस कम्युनिटी के लोग कितने ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि जो अनरिजर्व सीट है वो होती है 50%। राइट? जो पीडब्ल्यूडी है वो होता है 5%। राइट? एक होता है एससी एंड देन कम्स द एसटी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स बट द अप्रोक्सीमेट डाटा माइट बी 28% और 15%। राइट? ये पहले से हम प्री डिटरमाइंड कर लिए हैं कि अगर एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में 50% सीट अनरिजर्व्ड होगी, 5% सीट पीडब्ल्यूडी की होगी, एससी की 28% की सीट होगी, एंड एसटी को 15% ऑफ द टोटल सीट्स प्रोवाइड की जाएगी। दिस डेटा इज प्री डिटरमाइंड और इसके हिसाब से हम सैंपलिंग करते हैं। करेक्ट? दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोटा सैंपलिंग। राइट? जैसे कि मुझे एक रिसर्च करना है, उस रिसर्च में मुझे सैंपल सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने एक रूल बना दिया कि 15% मुझे गर्ल्स ही चाहिए। राइट? एंड 85% मुझे बॉयज चाहिए। तो मैंने ये कोटा डिसाइड कर लिया है कि 15% गर्ल्स एंड 85% बॉयज। राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कोटा सैंपलिंग। करेक्ट? यहाँ पे हमारा सैंपलिंग कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसके पीवाईक्यूज। ओके, लेट्स स्टार्ट। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2025। ओके, सॉल्व दिस। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? इसमें से कौन से सैम्पलिंग मेथड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? करेक्ट? फर्स्ट वन देखते हैं। पहला है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। दिस इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो मैंने अभी आपको बताया था। दिस इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और हमको पूछा गया था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स। तो वो ऑप्शंस जिसमें ए मौजूद है वो सारे ऑप्शंस गलत साबित होते हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दिस। फिर भी हम रीचेक कर लेते हैं। वॉलंटियर सैम्पलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग हमने अभी पढ़ा है, एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये तीनों को हमने पढ़ रखा है। करेक्ट? इजी? क्लियर? आई होप आपसे सॉल्व हुआ होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन से हैं? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, दिस इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग, दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें फिक्स्ड होते हैं, राइट? एलिमेंट्स इसमें फिक्स्ड होते हैं। देन कम्स द कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दिस इज ऑल्सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड पर्पसिव सैम्पलिंग, this is also known as judgmental sampling. So these three are non-probability sampling. Correct? Easy. This question was asked in 2024. Okay. Next question. आप देख रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ इसी टॉपिक से। Okay. Pause the video and solve the question. Okay. Let's start. Okay. I hope आपने solve कर लिया होगा। Let's read the question. What is the primary purpose of delimiting the sample in the research? Delimiting का मतलब यह है कि आप कितनों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, आप लिमिट्स बना रहे हैं कि आप सिर्फ इतने ही सैंपल्स लेंगे पूरे पॉपुलेशन में से, राइट? ओके, टू इंक्रीज द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, नो, टू एक्सक्लूड सर्टेन एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टडी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप एक्सक्लूड कर रहे हैं कुछ एलिमेंट्स को जिनको आप नहीं चाहते कि वो आपके रिसर्च सैंपल में रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ऑल्टीट्यूड में रिसर्च करना चाहते हैं कि ऑल्टीट्यूड के जो लोग हैं उनके अंदर कौन से मसल फाइबर ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है आप सबको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने सैंपल में। आप जो एज्ड है या जो इंजर्ड है, आप इनको अपने रिसर्च में शामिल नहीं करेंगे, आप इनको एक्सक्लूड कर देंगे। इसके बाद जो पॉपुलेशन बचता है दैट इज नोन एज द टारगेट पॉपुलेशन। तो हम डिलिमिट क्यों करते हैं सैंपल को? To exclude certain elements from the study. So this is the correct option. Okay. So this is all for today's video. अगर अभी we are left with few questions more, but अगर उनको अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी. So we are left with validity and reliability. So this is all for today's video. If you find this video very useful, then please like, share, comment, and subscribe. See you in the next video. Till then, goodbye.